नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय कुमार गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खैरताबाद में हिंदी प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। आज का जो वीडियो लेसन है सेमिस्टर 1 यानी प्रथम सत्र का यह वीडियो लेसन है जिसका नाम है राष्ट्र का स्वरूप और इसके लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल। तो पहले हम वासुदेव शरण अग्रवाल का परिचय प्राप्त करेंगे, फिर बाद में पाठ का सारांश या पाठ के बारे में चर्चा की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए अगली स्लाइड। यहाँ पर देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल का जो जीवन परिचय है, उस जीवन परिचय को मैं 5 बिंदुओं के द्वारा समझाने का प्रयत्न करूँगा। तो यहाँ पर मैंने 5 बिंदु तय किए हैं, जिनमें सबसे पहला है जीवन परिचय। अब देखिए जीवन परिचय के अंतर्गत भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान, देखिए भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। तो यहाँ पर देखिए इनका जन्म स्थान ये दोनों देखिए बात इसमें आ गई है। तो ये आप विद्यार्थियों को याद रखना है कि इनका जन्म 1904 में हुआ था और इनका जन्म स्थान है खेड़ा गांव, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पड़ता है, जिसका नाम है खेड़ा। गांव का नाम है खेड़ा नामक गांव। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक के बाद एमए, पीएचडी तथा डीलिट की उपाधि इन्होंने लखनऊ विद्यालय से प्राप्त की। अब देखिए इन्होंने स्नातक तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने स्नातक की यानी डिग्री, और डिग्री के बाद स्नातक के बाद एमए, पीएचडी तथा डीलिट के लिए ये लखनऊ विश्वविद्यालय गए। लखनऊ विश्वविद्यालय जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी मानी जाती है, तो वहाँ पर जाकर के उन्होंने एमए, पीएचडी और डीलिट किया। अब ये देखिए डीलिट, पीएचडी के बाद डीलिट आती है, तो ये यानी बहुत कम लोग डीलिट कर पाते हैं। उनमें से देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल भी एक है। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं एवं उनके साहित्य का गहन अध्ययन किया। अब देखिए इनकी मातृभाषा हिंदी थी, इसलिए इनको हिंदी के बारे में पढ़ने की या फिर कुछ ज्ञान प्राप्त करने की शायद आवश्यकता नहीं थी। तो इन्होंने पाली, आप देखिए पाली, प्राकृत, ये जब पुरानी हिंदी है अपभ्रंश आदि, तो पाली, अब ये पाली का भी पहले अध्ययन किया जाता था, सब बाद में तो धीरे धीरे देखिए अभी खड़ी बोली में परिवर्तित हो गई है, तो आज की हिंदी में। तो पाली, संस्कृत और अंग्रेजी यानी 3 भाषाओं में, इन 3 भाषाओं का साहित्य इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से इनका अध्ययन किया और ये प्रकांड पंडित माने जाते हैं, पाली भाषा के, संस्कृत भाषा के और अंग्रेजी भाषा के। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय में, अब देखिए काशी विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय यानी काशी विश्व हिंदू का एक ब्रांच समझिए, उसका नाम है भारतीय महाविद्यालय। तो वहाँ पर देखिए ये पुरातत्व, आर्कियोलॉजी, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास अर्थात ओल्ड हिस्ट्री विभाग के अध्यक्ष रहे, अर्थात प्राचीन इतिहास और पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष रहे। और उसके बाद वासुदेव शरण अग्रवाल दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के भी अध्यक्ष रहे। राष्ट्रीय संग्रहालय अर्थात म्यूजियम, अब जैसे देखिए हमारे तेलंगाना हैदराबाद में सालारजंग म्यूजियम है, उसी तरह दिल्ली में भी एक राष्ट्रीय संग्रहालय है। तो ये वहाँ के भी अध्यक्ष रहे, क्योंकि उनको बहुत जानकारी थी, क्योंकि ये पुरातत्ववेत्ता थे और फिर देखिए ओल्ड हिस्ट्री के बारे में ये जानते थे, प्राचीन इतिहास के बारे में इतिहास के जानकार थे। तो ये देखिए राष्ट्रीय संग्रहालय के अध्यक्ष भी रहे और इस हिंदी की इस महान विभूति का
1967 यानी 1967 में स्वर्गवास हो गया। तो इनका देखिए जन्म 1904 में हुआ और 1967 यानी 1967 में इनकी मृत्यु हो गई। यानी लगभग देखिए 63 साल ये जीवित रहे और शायद कम ही माना जाएगा, यानी मेरे ख्याल से कम 70 साल तक जीना चाहिए। अगर 70 साल के बाद मृत्यु होती है तो कोई बात नहीं है। खैर, अब ये तो ऊपर वाले की बात है, होने को कोई टाल नहीं सकता है। तो जिनकी नसीब में जितना जीना होता है उतना ही होता है, उतना ही रहता है। खैर, अब ये सब अलग बातें हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बिंदु नंबर 2। अब बिंदु नंबर 2 के अंतर्गत मैंने साहित्यिक सेवाएं, अब इन्होंने क्या साहित्य की क्या क्या सेवाएं की है या इनकी रचनाएं क्या, इनकी सेवाओं के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इन्होंने क्या क्या सेवाएं प्रदान की है, ध्यान से सुनिए। इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन व पाठ शोधन भी किया। देखिए, इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन व पाठ शोधन भी किया। जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाण भट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके इन्होंने हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया। अब देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। तो जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाण भट्ट के हर्षचरित, अब ये देखिए संस्कृत की ये रचना है, संस्कृत का ग्रंथ है। अब देखिए बाण भट्ट संस्कृत के देखिए बहुत बड़े विद्वान थे। तो इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है वह कादम्बरी है, बाण भट्ट की कादम्बरी। तो इनके बाण भट्ट की देखिए बहुत सारी रचनाएं हैं, उनमें से हर्षचरित नाम की एक संस्कृत रचना है। तो उस संस्कृत रचना का यानी हर्षचरित का संस्कृत अध्ययन वासुदेव शरण अग्रवाल ने प्रस्तुत किया है। और इसको प्रस्तुत करने के बाद यानी एक तरह से देखिए उन्होंने हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया। इन्होंने प्राचीन महापुरुषों श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि का आधुनिक दृष्टिकोण से बुद्धि संगत चरित्र चित्रण प्रस्तुत किया है। अर्थात ये भी सारे पात्र देखिए पौराणिक पात्र है, जैसे श्री कृष्ण, वाल्मीकि और उसके बाद मनु, ये सारे पौराणिक चरित्र है। और इनके बारे में भी यहाँ पर देखिए आधुनिक दृष्टिकोण से यानी आज की दृष्टि से बुद्धि संगत इन्होंने चरित्र चित्रण प्रस्तुत किया है। तो ये देखिए इनकी प्रमुख साहित्यिक सेवाएं हैं। अब उनमें देखिए सबसे बड़ी तो बात पद्मावत और बाण भट्ट का हर्षचरित और फिर श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि पौराणिक ग्रंथों का या प्राचीन ग्रंथों का इन्होंने चरित्र चित्रण प्रस्तुत किया है। तो ये हो गई देखिए इनकी साहित्यिक सेवाएं। अब हम आगे बढ़ते हैं बिंदु नंबर 3। अब बिंदु नंबर 3 में कृतियां, अर्थात इनकी कृतियां का क्या क्या है, अर्थात इनकी रचनाएं क्या क्या है। अब उनकी रचनाओं के बारे में हम यहाँ पर देखिए चर्चा करेंगे। डॉक्टर अग्रवाल ने निबंध रचना, आप देखिए निबंध रचना के लिए वासुदेव शरण अग्रवाल बहुत ही प्रसिद्ध है निबंधकार के रूप में। तो निबंध रचना, शोध और संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। अब देखिए इन्होंने शोध भी किया है और संपादन भी, यानी कई रचनाओं का संपादन भी किया है, शोध भी किया है। अब जैसे शोध के अंतर्गत मैंने इससे पहले कहा था कि पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, फिर बाण भट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन, अब ये देखिए शोध के अंतर्गत आते हैं। और बाद बहुत सारे उन्होंने पुस्तकों का संपादन भी किया है, बहुत सारी पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। अब उनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं उनके नाम मैं गिनाने जा रहा हूँ। अब वो जितना हो सके आप उसको याद रखने की कोशिश कीजिए। तो इनके निबंध संग्रह है पृथ्वी पुत्र। अब ये जो हमारा जो आज का जो पाठ है राष्ट्र का स्वरूप, ये राष्ट्र का स्वरूप पाठ भी इसी निबंध संग्रह से लिया गया है। अर्थात इनका पहला निबंध संग्रह है पृथ्वी पुत्र और दूसरा है कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, वागधारा आदि। तो ये सारे देखिए इनके निबंध संग्रह है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये निबंध के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और प्रसिद्ध निबंधकार माने जाते हैं। तो निबंधों को मैं फिर से एक बार बोलूँगा। तो इनका देखिए पहला निबंध संग्रह है पृथ्वी पुत्र
और इसी निबंध संग्रह में से राष्ट्र का स्वरूप लिया गया है। और दूसरा है कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, वागधारा आदि, ये सारे देखिए इनके निबंध संग्रह है। शोध पाणिनि कालीन भारत, अब देखिए इन्होंने जो शोध किया है वो पाणिनि कालीन भारत पर इन्होंने शोध किया है। और ये संपादन जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, अर्थात जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या का ये संपादन इन्होंने किया है। बाण भट्ट के हरिश्चरित का सांस्कृतिक अध्ययन, अब इससे पहले भी देखिए बात आई है, बाण भट्ट के हरिश्चरित का सांस्कृतिक अध्ययन इन्होंने किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत अनेक ग्रंथों का भी संपादन किया। अब देखिए ये है पाली और प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का भी संपादन किया है। अर्थात यहाँ पर देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल का बहुत बड़ा यानी साहित्य की उन्होंने सेवाएं की है। तो ये होगी उनकी कृतियाँ। और हम देखिए आगे बढ़ते हैं और अगला बिंदु है बिंदु नंबर 4, ये है भाषा शैली। अब देखिए भाषा शैली ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हर लेखक के लिए, हर कवि के लिए। भाषा पर ही देखिए उनका जो कविता या निबंध या कहानी उपन्यास का जो सौंदर्य है भाषा पर ही टिका होता है। यानी भाषा देखिए ये महत्वपूर्ण अंग है किसी भी साहित्य के लिए। डॉक्टर अग्रवाल की भाषा शैली उत्कृष्ट एवं पांडित्यपूर्ण है। इनकी भाषा शुद्ध तथा परिष्कृत खड़ी बोली है। अब देखिए इनकी जो भाषा है शुद्ध तथा परिष्कृत खड़ी बोली है। खड़ी बोली माने आज की हिंदी। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक प्रकार के देशज शब्दों का प्रयोग किया है। अब देखिए इन्होंने अपनी भाषा में अनेक प्रकार के देशज यानी देशी शब्द जो देखिए प्रांतों में गाँवों में बोले जाने वाले, कहे जाने वाले, यानी ज्यों का त्यों ऐसे ही शब्दों का प्रयोग इन्होंने अपने साहित्य में किया है, जिसके कारण इनकी भाषा सरल, सुबोध एवं व्यवहारिक लगती है। अर्थात इन्होंने देखिए देशी शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया है, इसके कारण इनकी जो भाषा है वह सरल, सुबोध एवं व्यवहारिक लगती है। इन्होंने प्रायः उर्दू, अंग्रेजी आदि की शब्दावली, मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग नहीं किया है। देखिए ज़्यादातर रचनाकार है ना, खास करके देखिए हमारे जो प्रेमचंद का ही नाम लीजिए। अब प्रेमचंद की भाषा में देखिए बहुत सारे उर्दू, फारसी आदि शब्दों का भी प्रयोग होता है और मुहावरों का भी प्रयोग करते हैं, लोकोक्तियों का भी प्रयोग करते हैं प्रेमचंद। तो इसीलिए देखिए प्रेमचंद की भाषा को मुहावरेदार भाषा भी कहा जाता है। लेकिन वासुदेव शरण अग्रवाल ने ये सारी बातें यानी उर्दू, अंग्रेजी की शब्दावली, मुहावरों, लोकोक्तियों का इन्होंने प्रयोग नहीं किया है और इन्होंने सरल भाषा में अपने साहित्य को रचा है। इनकी भाषा विषय के अनुकूल है। संस्कृत निष्ठ होने के कारण भाषा में कहीं कहीं अवरोध आ गया है, किंतु इससे भाव प्रवाह में कोई कमी नहीं आई है। अर्थात अब इनकी जो भाषा होती है वो भाषा विषय के अनुकूल होती है और थोड़ी सी संस्कृत निष्ठ भाषा होने के कारण आम लोगों को देखिए कुछ शब्दों का अर्थ पता नहीं चलता है, लेकिन इसके प्रभाव में कोई कमी नहीं रहती है। अग्रवाल जी की शैली में उनके व्यक्तित्व तथा विद्वत्ता की सहज अभिव्यक्ति हुई है, इसलिए इनकी शैली विचार प्रधान है। देखिए इनकी जो शैली है वो विचार प्रधान है, अर्थात इनके एक एक शब्द में विचारों की प्रधानता होती है और पढ़ते समय देखिए कई विचार हमारे मन में उठने लगते हैं। तो ये देखिए सबसे बड़ी सफलता होती है किसी भी लेखक के लिए। इन्होंने गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक तथा उद्धरण शैलियों का प्रयोग भी किया है। ध्यान दीजिए, इन्होंने गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक तथा उद्धरण शैलियों का प्रयोग भी किया है। अब ये हो गया देखिए बिंदु नंबर 4 भाषा शैली। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अगला बिंदु है हिंदी साहित्य में स्थान। अब देखिए हिंदी साहित्य में इनका क्या स्थान है, अब उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य में पांडित्यपूर्ण एवं सुललित निबंधकारों के रूप में प्रसिद्ध है। जब देखिए हिंदी साहित्य के में स्थान की बात आती है
तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी पांडित्यपूर्ण एवं सुललित निबंधकार यानी ललित निबंधकार, सुललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। पुरातत्व व अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी समता कर पाना अत्यंत कठिन है। अब देखिए, पुरातत्व व अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी समता कर पाना अत्यंत कठिन है। वैसे भी देखिए, इनके विषय भी रहे हैं पुरातत्व और अनुसंधान। अब इसीलिए देखिए, वासुदेव शरण शर्मा की समता करना या उनके समान लिखना वो देखिए असंभव था। इसीलिए देखिए, यह पुरातत्व अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी समता कर पाना अत्यंत कठिन है। उन्हें एक विद्वान, टीकाकार एवं साहित्यिक ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में भी जाना जाता है। अब देखिए, वो एक टीकाकार भी है और साहित्यिक ग्रंथों के कुशल संपादक। अब देखिए, साहित्यिक ग्रंथों के संपादक बनना, अब देखिए जैसे किसी पत्रिका का संपादक बनना उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन साहित्यिक ग्रंथों का संपादक बनना और साहित्य के बारे में अपनी टिप्पणियां लिखना, टीकाएं लिखना, ये देखिए बहुत कठिन कार्य का होता है। लेकिन वासुदेव शरण अग्रवाल बहुत ही मेधावी थे, विद्वान थे। इसीलिए देखिए, बड़े बड़े साहित्यिक ग्रंथों का भी उन्होंने कुशल संपादन किया। अपनी विवेचना पद्धति की मौलिकता एवं विचारशीलता के कारण वे सदैव स्मरणीय रहेंगे। अर्थात उन्होंने जिस तरह की विवेचना की और जिस तरह की विवेचना करने की उनकी पद्धति थी और उनकी जो मौलिकता थी और उनकी जो विचारशीलता थी, इसके कारण देखिए वे सदैव स्मरणीय रहेंगे। अर्थात वासुदेव शरण अग्रवाल का स्थान हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण था, महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये हो गया देखिए उनका संक्षिप्त परिचय। हम आगे बढ़ते हैं और अगली स्लाइड में देखिए राष्ट्र का स्वरूप। इससे पहले मैंने कहा था ना राष्ट्र का स्वरूप, तो ये देखिए निबंध का शीर्षक है, नाम है राष्ट्र का स्वरूप। और इसको भी देखिए इन्होंने इनकी जो निबंध संग्रह है, उस निबंध संग्रह जिसमें देखिए जो निबंध संग्रह उसका नाम है पृथ्वी पुत्र। तो पृथ्वी पुत्र नामक निबंध संग्रह में संकलित राष्ट्र का स्वरूप यानी इस पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो राष्ट्र का स्वरूप ये बहुत ही विचार प्रधान निबंध है। तो हम इसके बारे में अब चर्चा करेंगे कि राष्ट्र का स्वरूप क्या है और इस राष्ट्र के स्वरूप में क्या क्या चीज़ें आती है। तो देखिए, विद्यार्थियों को अब किसी भी पाठ के आरंभ में समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आरंभ में देखिए पाठ को समझ लेंगे तो बाद में देखिए पाठ को समझना आसान हो जाता है। अब देखिए, राष्ट्र का स्वरूप क्या है, अर्थात प्रस्तुत निबंध राष्ट्र का स्वरूप डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के निबंध संग्रह पृथ्वी पुत्र से लिया गया है। अब जब भी देखिए अब पाठ का सारांश लिखेंगे तो उससे पहले देखिए आपको इस तरह 2-3 पंक्तियां लिखनी पड़ती है। इस निबंध में लेखक बताते हैं कि राष्ट्र का स्वरूप जिन तत्वों से मिलकर बना है वे 3 तत्व है। देखिए, राष्ट्र का स्वरूप 3 तत्वों से बना है। अब ये 3 तत्व क्या है, अब उसको अगर आप लोग समझ लेंगे तो देखिए इस निबंध को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब ये 3 तत्व है, एक है पृथ्वी जिसे धरती माता या भूमि जमीन कहते हैं ना, पृथ्वी माने धरती माता जमीन। तो दूसरा है जन माने जनता माने मनुष्य मानव। और तीसरा है संस्कृति, अर्थात पृथ्वी, जनता और संस्कृति। ये 3 तत्वों से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। यानी राष्ट्र के स्वरूप के लिए 3 तत्व होना जरूरी है। अब इन 3 तत्वों को याद रखिए। अब पहला तत्व है पृथ्वी अर्थात धरती जमीन, और दूसरा है जनता मनुष्य मानव, और तीसरा है संस्कृति। अब देखिए, संस्कृति भी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपना रोल निभाती है। यानी बिना संस्कृति बिना संस्कार के हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अर्थात राष्ट्र के स्वरूप के लिए 3 तत्व महत्वपूर्ण हैं, और वो 3 तत्व है पृथ्वी, जन और संस्कृति। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये पाठ का सारांश, अब हम पाठ का सारांश पढ़ेंगे।
वैसे देखिए जो निबंध है बहुत ही बड़ा निबंध है, यानी बहुत ही लंबा चौड़ा निबंध है। अगर मैं सारा निबंध पढ़ूंगा तो शायद 1.5-2 घंटा भी लग सकता है, लेकिन मुझे 30-40 मिनट के अंदर ही इस लेसन को समेटना है। और इसीलिए मैं विद्यार्थियों की सुविधा के लिए इस पाठ को मैंने 5 बिंदुओं के द्वारा समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि पाठ का जो सारांश है और इस पाठ के द्वारा वासुदेव शरण अग्रवाल हमें जो संदेश देना चाहते हैं उस संदेश को विद्यार्थियों तक पहुंचाना चाहिए। और इसी को ध्यान में रख करके मैंने इस पाठ के सारांश को 5 भागों में विभाजित कर, अर्थात 5 बिंदुओं के द्वारा इस निबंध को समझाने का प्रयत्न करूंगा। अब उसमें देखिए पहला बिंदु है पृथ्वी। अब पृथ्वी यानी भूमि को समृद्ध बनाने पर बल। पृथ्वी ब्रैकेट में देखिए भूमि में यहाँ पर लिखा हूँ, और इसको कैसे समृद्ध बनाया जा सकता है। अब इस पर देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल ने बहुत ही बड़ा उन्होंने चित्र प्रस्तुत किया है कि भाई हमें पृथ्वी के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, पृथ्वी के लिए क्या करना चाहिए, और पृथ्वी देखिए कितनी ज़रूरी है, उनकी आवश्यकता क्या है। इन सारी बातों का देखिए विस्तार से इस निबंध में चर्चा की गई है। तो मैं यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों की सुविधा के लिए मैं इसको संक्षिप्त करके लिखा हूँ, और संक्षिप्त कर मैं इनको समझाने का प्रयत्न करूँगा। तो लेखक का मानना है कि भूमि का निर्माण देवताओं द्वारा किया गया है तथा इसका अस्तित्व अनंत काल से विद्यमान है। अब देखिए इसमें जो पहली बात सामने निकल कर आती है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल का कहना है कि भाई ये देवताओं द्वारा निर्माण की गई है। जैसे देखिए सृष्टिकर्ता है, यानी ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता माना जाता है, यानी ये जो भूमि है देवताओं के द्वारा बनाई गई है, और ये अनंत कालों से है, यानी लाखों करोड़ों सालों से धरती है, और तब से देखिए धरती चली आ रही है और लाखों करोड़ों साल आगे भी चलेगी। इसलिए मानव जाति का यह कर्तव्य है कि वह इस भूमि के प्रति सचेत रहे। अर्थात ये जो भूमि है लाखों करोड़ों सालों से चलती आ रही है और आगे भी चलने वाली है, और इसीलिए देखिए मानव जाति का यह कर्तव्य है कि वह इस भूमि के प्रति सचेत रहे, इसके रूप को विकृत न होने दे तथा इसे समृद्ध बनाने की दिशा में सजग रहे। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी इस लेख के माध्यम से हमारे मानव जात को, यानी हमारे मानव जात को समझाने के प्रयत्न कर रहे हैं कि हमें प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। अर्थात ये जो धरती माता है, ये जो भूमि है, जो जमीन है, उसके रूप को विकृत नहीं होने देना चाहिए, और हमें धरती को देखिए समृद्ध बनाने की दिशा में हमें सजग रहना चाहिए। अब वैसे देखिए कहा जाए तो आज हमारी धरती कलुषित हो गई है, पूरा प्रदूषण ही प्रदूषण देखिए पूरे विश्व में फैला हुआ है। जगह जगह देखिए गंदगी ही गंदगी है। जैसे ही देखिए बारिश होती है तो सब जगह देखिए कीचड़ कीचड़ हो जाता है, सब जगह से देखिए दुर्गंध उठने लग जाती है, और ये जो बीमारियां हैं, जो नई नई बीमारियां आ रही है, ये सब उन्हीं के कारण हैं। इसीलिए हमें धरती को साफ सुथरा रखना चाहिए। अब ये जो कोरोना जो महामारी है, एक प्रकार से वह भी ऐसी बीमारी है। अब इसी तरह देखिए कई सारे वायरस है, कई सारे बैक्टीरियाज है, जो देखिए हमें बार बार प्रभावित रहते हैं, बार बार देखिए बीमार करते रहते हैं। अब देखिए आज अस्पतालों में पैर रखने के लिए जगह नहीं है। बहुत सारे देखिए जो रोगी है, पेशेंट्स है, उनको देखिए ठीक से उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, उनको देखिए एडमिशन नहीं मिल रहा है हॉस्पिटलों में, और कई लोग देखिए अकाल मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। तो इसीलिए देखिए हमें धरती को साफ सुथरा रखना चाहिए, धरती के प्रति हमारे मन में प्रेम होना चाहिए। जिस तरह हम देखिए अपनी माँ से प्यार करते हैं, उसी तरह धरती माता से भी प्रेम करना चाहिए। लेखक का कहना है कि भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितना अधिक जागरूक रहेंगे, हमारी राष्ट्रीयता उतनी ही बलवती होगी। अर्थात ये जो भूमि का जो पार्थिव शरीर है या ऊपरी भौगोलिक शरीर है,
इसके प्रति हमें जागरूक रहना होगा। तब ही हमारी जो राष्ट्रीयता है वह देखिए बलवती होगी, क्योंकि हमारी समस्त विचारधाराओं की जननी वस्तुतः यह पृथ्वी है। अर्थात हमारी जो विचारधाराएं हैं, हमारी जो संस्कृतियां हैं, हमारा सब कुछ वो देखिए पृथ्वी पर ही निर्भर है। इसीलिए हर चीज़ की जननी पृथ्वी होने के कारण हमें पृथ्वी के बारे में हमें सजग रहना चाहिए। जो राष्ट्रीय विचारधारा पृथ्वी से संबद्ध नहीं होती वह आधार विहीन होती है और उसका अस्तित्व थोड़े समय में ही नष्ट हो जाता है। अगर हमारी जो राष्ट्रीय विचारधारा है वह पृथ्वी से संबद्ध नहीं रहेगी तो बहुत कम समय के अंतर्गत ही हम देखिए नष्ट हो जाएंगे। अर्थात हमें धरती के बारे में सोचना चाहिए, धरती के बारे में या धरती माता भूमि के बारे में हमें जागरूक रहना चाहिए। अब वैसे देखिए पुरातत्व आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर थे तो इनको देखिए ज़मीन के बारे में ज़्यादा इनको जानकारी थी, तो इसीलिए देखिए वह हमें आगाह करते हैं कि हमें हमारी जो राष्ट्रीयता का जो ये भावना है या हमारी जो विचारधारा है वह पृथ्वी से संबंध नहीं होनी चाहिए। अगर हम पृथ्वी संबंध नहीं रहेंगे तो थोड़े ही समय में नष्ट हो जाएंगे। अर्थात पृथ्वी नष्ट हो जाती है तो हम भी उसके साथ साथ नष्ट हो जाएंगे। राष्ट्रीयता का आधार जितना सशक्त होगा, राष्ट्रीयता की भावना भी उतनी ही अधिक विकसित होगी। इसलिए प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा इनके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का आवश्यक धर्म है। तो देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर वासुदेव शर्मा अग्रवाल जी हमें बताते हैं। उनका कहना है कि प्रारंभ से लेकर अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा इसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का आवश्यक धर्म है। अर्थात हमें पृथ्वी के बारे में सजग रहना चाहिए, पृथ्वी के बारे में हमें जानकारी रहना चाहिए, और ये केवल एक दो लोगों के लिए नहीं, सभी के लिए जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए पहला बिंदु हो गया कि पृथ्वी को समृद्ध बनाने पर बल दिया जाना चाहिए। अब हम देखिए अगला बिंदु है, उसका नाम अगला बिंदु है, उसको मैं पढ़ता हूँ, पृथ्वी हमारी धरती माता। अब देखिए ये मैं विद्यार्थियों को समझने के लिए इसको एक यानी शीर्षक दिया हूँ, यानी बिंदु नंबर 2, पृथ्वी हमारी धरती माता। अब यहाँ पर देखिए लेखक का मानना है कि यह पृथ्वी वास्तव में हमारे लिए माँ है। देखिए बार बार देखिए यहाँ पर वासुदेव शर्मा अग्रवाल ये जो भूमि है, ये जो धरती है, उसका क्या महत्व है बार बार हमें समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ये पृथ्वी वास्तव में हमारे लिए माँ है, क्योंकि इसके द्वारा दिए गए अन्न जल से ही हमारा भरण पोषण होता है, इसी से हमारा जीवन अर्थात अस्तित्व बना हुआ है। देखिए ये जो धरती है, जिस तरह देखिए माँ अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, उसी तरह देखिए धरती भी सारे जीव जंतुओं का पालन पोषण करती है, अन्न जल देती है। तो इसीलिए देखिए हम सभी का कर्तव्य है कि हमें पृथ्वी के बारे में यानी पृथ्वी के प्रति हमारे मन में सद्भावना होनी चाहिए। इसी से हमारा जीवन अर्थात अस्तित्व बना हुआ है। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हुई है, उनसे हमारा आर्थिक विकास संभव हुआ है और आगे भी होगा। अब देखिए जो धरती है, धरती के अंदर बहुत सारी अमूल्य निधियां भरी हुई है, यानी हीरे जवाहरात, सोना, चांदी, तांबा, पित्तल, अब जितने भी देखिए धातु है, ये सारे धातु देखिए जमीन में ही दबे हुए हैं। तो हमें देखिए अब वासुदेव शर्मा अग्रवाल का कहना है कि ये धरती देखिए हमें बहुत कुछ अमूल्य खजाना हमको देती है, निधियां हमको देती है, और इसीलिए देखिए शोध आदि होते रहने चाहिए, और हमें देखिए उन धातुओं को निकाल करके हमें हमारे जीवन का, हमारे देश का विकास करना चाहिए। हाँ, धरती माता की गोद में जो अमूल्य निधियां भरी हुई है, उनसे हमारा आर्थिक विकास संभव हुआ है और आगे भी होगा। और ये जो हमारा आर्थिक जो विकास संभव हुआ है, ये धरती माता के गर्भ में छिपे हुए धातु आदि को निकाल कर ही हम लोग
आगे बढ़ रहे हैं और भविष्य में भी आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी एवं आकाश के अंतराल में जो सामग्री भरी हुई है, देखिए यहाँ पर पृथ्वी और आकाश, सॉरी, पृथ्वी एवं आकाश के अंतराल में जो सामग्री भरी हुई है, पृथ्वी के चारों ओर फैले गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सब का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। अब देखिए इस धरती और आकाश के बीच में अब इतने सारे यानी ये भरे हुए हैं, क्या बोलते हैं, रत्न या राशियां भरी हुई है। ये देखिए, इनको अगर हम सही तरह से इनका इस्तेमाल करेंगे तो हमारी धरती स्वर्ग बन जाएगी, यानी सभी लोग समानता के साथ रहेंगे, सभी लोगों को देखिए इसका फायदा होगा। अतः हमें इन सब के प्रति आत्मीय चेतना रखने की आवश्यकता है। इससे हमारी राष्ट्रीयता की भावना को विकसित होने में सहायता मिलती है। अर्थात हमें धरती और आकाश के बीच की जो बातें हैं, उन सब बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि धरती और आकाश के बीच की चीज़ों में देखिए कई सारी राशियाँ, कई सारे रत्न, कई सारा खजाना पड़ा हुआ है। तो हमें देखिए इस खजाने को प्राप्त करके विकास करना चाहिए, और उसी खजाने को प्राप्त करके हम लोग विकास कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो ये हो गया देखिए दूसरा बिंदु, हमारी धरती माता। और तीसरा बिंदु है राष्ट्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सजीव अंग मनुष्य। अब जैसे देखिए मैंने पहले ही कहा था ना कि ये जो राष्ट्र का जो स्वरूप है उसके 3 अंग है, अर्थात पृथ्वी, मनुष्य और संस्कृति। तो अभी तक हम देखिए पृथ्वी, भूमि, धरती के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब हम दूसरी चर्चा करते हैं। ये दूसरा तत्व है, वह है मनुष्य या जन या जनता। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर बिंदु तीसरा शीर्षक दिया है राष्ट्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सजीव अंग मनुष्य। अर्थात कहा जाता है ना कि इस पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव है या मनुष्य है। अब देखिए इस पृथ्वी पर तो देखिए अनेक जीव जंतु रहते हैं, उनमें देखिए श्रेष्ठ जीव वह है मनुष्य। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्र का स्वरूप के 3 तत्वों में से एक है धरती या भूमि, और दूसरा है जन या मनुष्य। अब हम दूसरी बात पर हम आगे बढ़ेंगे। अब अभी तक धरती के बारे में हमने चर्चा की, अब मनुष्य के बारे में चर्चा करेंगे। अब वासुदेव शरण अग्रवाल मनुष्य के बारे में क्या कहा है, इसको जानने का प्रयत्न करेंगे। लेखक का मानना है कि पृथ्वी अर्थात भूमि तब तक हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकती जब तक इस भूमि पर निवास करने वाले मनुष्य को साथ में जोड़कर न देखा जाए। अब देखिए ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर देखिए अग्रवाल जी हमको बोल रहे हैं कि हम सब लोग एक साथ जुड़ करके रखना चाहिए। लेकिन अभी जो हमारा जो वर्तमान जो नज़ारा है, सब लोग देखिए जातियों में, धर्मों में, अलग अलग विचारों में सब बटे हुए हैं। जो भूमि जन विहीन हो उसे राष्ट्र नहीं माना जा सकता। अब देखिए जिस भूमि पर जनता ही नहीं है तो उस जमीन को हम राष्ट्र नहीं मान सकते। अर्थात ये प्रमुख तत्व है राष्ट्र के स्वरूप के लिए जनता का होना, और जनता का होना ही नहीं यानी एक साथ सब लोग मिलजुल करके रहना। राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण पृथ्वी और जन मनुष्य दोनों की विद्यमानता की स्थिति से ही संभव है। पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका आज्ञाकारी पुत्र हूँ। इस भावना के साथ तथा माता पुत्र के संबंध की मर्यादा को स्वीकार करके प्रत्येक देशवासी अपने राष्ट्र एवं देश के लिए कार्य करते हुए अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति सजग हो सकता है। अब देखिए धरती मेरी माँ, धरती यानी माता, अब हम देखिए पुत्र यानी जितने भी मनुष्य है या जो मानव है सभी हम देखिए अगर आपस में कहेंगे कि हम सब भाई बहन हैं, वसुधैव कुटुंबकम यानी सारे विश्व को अपना परिवार मानने की जो हमारी संस्कृति है, उसी तरह देखिए हमें भी ऐसा ही मानकर चलना चाहिए। धरती को माता मानने से हमें ये बात पता चलेगी भी हम सब भाई बहन हैं, हम सब एक ही परिवार के लोग हैं।
यानी वसुधैव कुटुंबकम की जो परिकल्पना की गई है, उस परिकल्पना को याद रखते हुए प्रत्येक देशवासी अपने राष्ट्र एवं देश के लिए कार्य करते हुए अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति सजग रहना चाहिए। पृथ्वी पर रहने वाले जनों का विस्तार व्यापक है और इनकी विशेषताएं भी विविध है। वस्तुतः जन अर्थात मनुष्य का महत्व सर्वाधिक है। मनुष्य के बिना, जन के बिना राष्ट्र की कल्पना करना भी असंभव है। अर्थात राष्ट्र के स्वरूप के लिए जो 3 तत्वों की जरूरत है, एक है धरती, दूसरा है मनुष्य और तीसरा है देखिए संस्कृति। अर्थात ये तीनों भी महत्वपूर्ण अंग है। अब उसमें देखिए जो मनुष्य है, ये जो मानव है, वह भी देखिए महत्वपूर्ण अंग है। अब हम देखिए बिंदु नंबर 4। अब इसको देखिए मैं इस निबंध को और भी देखिए संक्षिप्त रूप में बताने के लिए मैंने बिंदु नंबर 4 को राष्ट्र की प्रगति समानता के भाव द्वारा ही संभव, तो ये मैंने देखिए शीर्षक यहाँ पर दिया गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से प्रेम करती है। इसी प्रकार पृथ्वी भी उस पर रहने वाले सभी मनुष्यों को समान भाव से चाहती है। उसके लिए सभी मनुष्य समान हैं। जिस तरह देखिए माँ के लिए अपनी सारी संतानें समान हैं, उसी तरह धरती के लिए भी सभी मनुष्य समान हैं। इसलिए धरती माता अपने सभी पुत्रों को समान रूप से समस्त सुविधाएं प्रदान करती है। धरती पर रहने वाले मनुष्य भले ही अनेक जातियों, धर्मों, समुदायों से संबंध रखते हो, किंतु फिर भी ये सभी मातृभूमि के पुत्र है। मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है, उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। देखिए लेखक कहते हैं कि धरती पर रहने वाले मनुष्य भले ही अनेक जातियों, धर्मों, समुदायों से संबंध रखते हो, किंतु फिर भी ये सभी मातृभूमि के पुत्र है। मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है, उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। धरती पर सब जातियों के लिए एक समान क्षेत्र है। इसलिए सभी मनुष्यों को देश की प्रगति और उन्नति करने का एक समान अधिकार है। किसी एक जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। उसी तरह देखिए परिवार में अगर सारे लोग विकास करते हैं तो सारे परिवार का विकास होता है। उसी तरह देखिए ये जो देश के हर एक जन, एक एक जन को देखिए हमें आगे ले जाना होगा। अगर हम एक जन को भी पीछे छोड़ देते हैं तो हमारा जो देश है, हमारा जो राष्ट्र है, प्रगति नहीं कर सकता। यानी जो अंतिम पायदान पर जो आदमी खड़ा है, उस तक भी यानी सुविधाएं जानी चाहिए। सबका साथ सबका विकास, ये नारा है ना हमारे आज की सरकार का। अतः सभी को एक समान रूप से प्रगति और उन्नति करने का अवसर मिलना चाहिए। उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। समस्त देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे अपने निजी स्वार्थों को त्याग कर तथा संकुचित दायरे से निकलकर उदार एवं व्यापक दृष्टिकोण अपनाएं। इस प्रकार समानता के भाव द्वारा ही राष्ट्र की प्रगति संभव है। नहीं तो देखिए हम आपस में ही लड़ते रहेंगे और हम ठीक से प्रगति नहीं कर पाएंगे। अर्थात हम सब देखिए समानता के भाव से हमें रहना होगा। और अगला है संस्कृति। अब देखिए ये तीसरा अंग है। अब देखिए इससे पहले इसीलिए मैं कहा था कि भूमि, मनुष्य और संस्कृति, तो ये देखिए तीसरा तत्व है राष्ट्र के स्वरूप का। वह है देखिए बिंदु नंबर 5, संस्कृति मनुष्य के मस्तिष्क का प्रतीक है। आप देखिए लेखक का मानना है कि यह संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है और संस्कृति के विकास या अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। अगर भूमि और जन को संस्कृति से अलग कर दिया जाए तो राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। अब देखिए इसीलिए संस्कार कहिए, संस्कृति कहिए, ये हर मानव के लिए बहुत ही आवश्यक है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर भूमि और जन को
संस्कृति से अलग कर दिया जाए तो राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। यानी हमारी संस्कृति के साथ ही जनता को देखिए आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो देखिए हमारे राष्ट्र की प्रगति नहीं हो सकती। किसी भी राष्ट्र के लिए संस्कृति उसकी जीवन धारा है। देखिए हर एक राष्ट्र की, हर एक देश की अपनी संस्कृति होती है, और वो संस्कृति देखिए उन्हें सहारा देती है, उन्हें उत्साह बढ़ाती है। और इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी राष्ट्र के लिए संस्कृति उसकी जीवन धारा है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ संस्कृति का विकास करती है। अब देखिए प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ संस्कृति का विकास करती है। इस प्रकार प्रत्येक जन अपनी भावना के अनुसार अलग अलग संस्कृतियों को राष्ट्र के रूप में विकसित करता है। अनेक संस्कृतियों के एक साथ रहने के बावजूद सभी संस्कृतियों का मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता एवं समन्वय की भावना है। अब देखिए अनेक संस्कृतियां हैं, अनेक जातियां हैं, अनेक धर्म हैं, इन सब के रहने के बावजूद भी सभी संस्कृति का मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता एवं समन्वय की भावना है। अगर हम देखिए अलग अलग जातियों से है, अलग अलग धर्मों से हैं, लेकिन हमारे मन में पारस्परिक सहिष्णुता होनी चाहिए, समन्वय की भावना होनी चाहिए। तो देखिए हर एक को अलग अलग भगवान को हम पूछते हैं, अलग अलग हमारी संस्कृतियां हैं, लेकिन हमारी संस्कृतियों की हमारी जो संस्कृति होने के बावजूद भी हमारे मन में समन्वय की भावना होनी चाहिए, सहिष्णुता की भावना होनी चाहिए, तभी देखिए हम आगे बढ़ेंगे। यही हमारे बीच पारस्परिक प्रेम एवं भाईचारे का स्रोत है। अगर देखिए सहिष्णुता की भावना, समन्वय की भावना नहीं रहेगी तो भाईचारे की भावना भी नहीं रहेगी। अगर भाईचारे की भावना नहीं रही तो अशांति बढ़ेगी, कहीं पर भी शांति नाम की चीज़ नहीं रहेगी और हम सब लोग तनाव में रहेंगे। अगर हमें तनाव से दूर रहना है, अगर हमें खुशहाल जीना है, खुशहाल जीवन बिताना है, तो हमारी जो संस्कृति का जो मूल है पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय की भावना अवश्य होनी चाहिए। तो यही हमारे बीच पारस्परिक एवं प्रेम एवं भाईचारे का स्रोत है तथा इसी से राष्ट्रीयता की भावना को बल मिलता है। लेखक का मानना है कि सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। अर्थात यहाँ पर देखिए जो व्यक्ति सहृदय है, जो जिसका दिल बड़ा होता है, बड़े दिल का जो आदमी होता है, वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। अब देखिए बहुत सारे ऐसे बड़े दिल के लोग होते हैं, वो देखिए किसी भी संस्कृति हो, किसी भी जाति हो, किसी भी संप्रदाय हो, धर्म हो, उनमें जो आनंद है, उनकी में जो अच्छाई है, उस अच्छाई को वह ग्रहण करता है और इसीलिए देखिए वह हमेशा खुश भी रहता है। इसीलिए लेखक का मानना है कि सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और स्वीकार करना भी चाहिए। और इस तरह देखिए अलग अलग संस्कृतियां होते हुए भी अगर हम उस संस्कृतियों में जो आनंद देने वाली बातें हैं, जो संस्कृति हमें एक दूसरे से जोड़ती है, उस बात का बढ़ावा दे करके हमारी संस्कृति को थोड़ा सा देखिए यानी वो उसका बड़ा यानी हमारी संस्कृति को यानी हमारा जो मानसिकता है, उस मानसिकता को यानी बड़ी मानसिकता करनी होगी। अगर आप संकुचित मानसिकता रहेंगे तो देखिए वाद विवाद बढ़ेगा। और इसीलिए देखिए लेखक कहते हैं कि सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति का आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और स्वयं भी खुश रहता है और दूसरों को भी खुश रखता है। तो इस तरह देखिए इस पाठ में वासुदेव शरण अग्रवाल जी हमें बहुत कुछ समझाने का प्रयत्न करते हैं, राष्ट्र के स्वरूप के बारे में बताते हैं और राष्ट्र के जो स्वरूप के जो 3 तत्व है, उन 3 तत्वों को यदि हम लोग याद रख लेते हैं तो सारा पाठ हमारे सामने हमको याद रह जाएगा। और वो 3 तत्व है पृथ्वी, मनुष्य और संस्कृति। ये 3 तत्व है, 3 तत्व से राष्ट्र का स्वरूप बना है। और हमारा जो मानव शरीर है वो 5 तत्वों से बना है। ध्यान दीजिए, राष्ट्र देखिए 3 तत्वों से बनता है, लेकिन मनुष्य या मानव या जीव जंतु ये 5 तत्वों से बने हैं। और ये 5 तत्व है, ये 5 तत्व है आग, पानी,
हवा, धरती, आकाश, ये 5 तत्व से हम सारे बने हैं। और इस धरती पर जितने भी देखिए जीव जंतु है, इन सब में देखिए 5 तत्व होते हैं, 5 तत्व। इसीलिए देखिए पंच तत्व कहते हैं ना, अगर कोई हमारी मृत्यु हो जाती है तो बोलते हैं पंच तत्व में विलीन हो गया। अर्थात यानी मानव के लिए देखिए 5 तत्व है और राष्ट्र के लिए 3 तत्व। तो ये राष्ट्र के लिए 3 तत्व विद्यार्थियों को याद रखना है, पृथ्वी, मनुष्य और संस्कृति। अब इन तीनों के बारे में मैंने यहाँ पर संक्षिप्त रूप में आप लोगों को समझाने का प्रयत्न किया हूँ। आशा है आप लोगों को समझ में आई होगी, या कम से कम अगर आप ये राष्ट्र के स्वरूप के 3 तत्वों को भी याद रखेंगे, जैसे देखिए पृथ्वी, मनुष्य और संस्कृति, तब भी देखिए आप इसका सारांश आराम से लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।